हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मंत्री रेखा आर्य ने राज्यपाल को दिया बाल दिवस पर आयोजित युवा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण। जसपुर में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। उत्तराखंड में जल्द ही महिला नीति लाएगी सरकार। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, महिलाओं को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। धाम में 13 नवंबर से शुरू होंगी पंच पूजाएं। अब खबरें विस्तार से। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर शीतकालीन हेतु आम श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में हर दिन 12,000 से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। धाम में जब से कपाट खुले तब से लेकर अब तक 13,59,853 कुल तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंचकर दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट बंद होने में अब मात्र 6 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तूरी मृग की 25 ग्राम कस्तूरी एक तरकस से बरामद की थी। इसके बाद अब एसडीआरएफ उनके नेटवर्क के संबंध में जांच के लिए वन विभाग की टीम के साथ कार्रवाई कर रहा है। इसके संबंध में वन विभाग के हॉफ ने बताया कि वन्य जीव तस्करी को लेकर वन विभाग की टीम अक्सर एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करती है और यदि एसटीएफ के द्वारा किसी तस्कर को पकड़ा जाता है तो वन विभाग इसमें पूरा सहयोग करता है, जिससे वन्य जीव तस्करों को पकड़ने में आसानी रहे। एसटीएफ जब भी कार्रवाई करता है इस तरह की चीजों में तो वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये चीजें प्रायः होती हैं और हम लोग लगातार इसमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जॉइंटली ऑपरेशन करते हैं, कई बार वो करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। तो ये सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दायित्व बनता है कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसमें सब लोग कोशिश करके इन चीज़ों को कंट्रोल करें, एलिमिनेट करें। तो उसी के क्रम में और इस तरह की घटनाएं हैं तो ये एक मुद्दा है जिसमें हमें थोड़ा डीप इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मिडिल मैन है वो पकड़ में आते हैं, तो उससे ये पता चले कि कौन लोग और जुड़े हुए हैं, किन के तार जुड़े हुए हैं, ताकि हम थोड़ा इन चीज़ों को गहराई से जाके और जड़ से ख़त्म करने की हम लोग कार्रवाई कर सकें। खबरों में आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जल्द लागू होने वाली महिला नीति की ओर। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश की महिलाओं का आगे बढ़ना भी जरूरी है। अप्रिशिएट करूंगी, समय आ गया है कि अब हम इन चीज़ों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, अब बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ के पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। इगास भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर के लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इतिहास को लेकर के क्या संस्कृति विभाग करने जा रहा है इस बार,
देखिए, इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी हम ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। केदारनाथ चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रवासी मतदाताओं को भी भाजपा अपने पक्ष में मतदान के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने खुद प्रवासी मतदाताओं की कमान अपने हाथों में थामी हुई है और उनसे संपर्क करने के लिए वह अन्य प्रदेशों में लगातार भ्रमण पर भी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रविवार को लुधियाना में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी मतदाताओं से मतदान के लिए अपने बूथों पर पहुंचने का आग्रह किया है और भाजपा को जीत दिलाने में सहयोग अपील की है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में पर्वतीय समाज के लोग वहां निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मचारियों ने असचिवालय कूच किया। हजारों की संख्या में उपनल कर्मचारी सचिवालय कूच में शामिल हुए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी तक उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। नियमितीकरण न होने के कारण सरकार के खिलाफ आज उपनल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस और उपनल कर्मियों की धक्का मुक्की भी हुई। हाई कोर्ट में जो निर्णय हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के बारे में 2018 में दिया था, उसके खिलाफ राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, अब राज्य की सरकार को जिद में नहीं लड़ना चाहिए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए नीति बनानी चाहिए। जिस दिन ये फैसला आया था उसके अगले दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो फैसला लेकर के गया था। मैंने विस्तार से उनसे चर्चा करी थी और मैंने कहा आप श्रेय लो, आपको श्रेय मिलेगा। आप 22,000 कर्मचारियों के हित में फैसला लो, चरणबद्ध तरीके से इनको समायोजित करो, तो भैया आप करोगे तो आपको श्रेय मिलेगा। हम तो आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन इतने लंबे समय व्यतीत होने के बाद 15 तारीख की 16 तारीख की बात है और आज नवंबर का 11 तारीख आ गई, अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।